नमस्कार विद्यार्थियों। आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बीए पार्ट प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के लिए प्रथम प्रश्न पत्र एक सैंपल के रूप में तैयार किया गया है। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 1.5 घंटे का होगा और उसके अनुसार आपका जो पेपर है वो तो लास्ट ईयर की तरह पूरा पेपर आएगा, लेकिन आपको 50% पेपर हल करना है। तो लास्ट ईयर जिस प्रकार से 1.5 घंटे का पैटर्न दिया गया था उस हिसाब से ये सैंपल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो है राजनीति विज्ञान का मूल आधार, उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसमें 3 इकाइयाँ हैं, 3 यूनिट है। यूनिट अ, ब और स। इकाई अ, ब, स ये 3 यूनिट है। इकाई अ में जो 10 प्रश्न आएंगे वो 2 नंबर के होंगे। 10 में से आपको 7 क्वेश्चन हल करने हैं, 14 नंबर के होंगे और इसके अंतर्गत 50 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। तो वो उत्तर आपको 50 शब्दों में कैसे लिखना है, महत्वपूर्ण ये है। तो उत्तर सहित आपके लिए ये वीडियो प्रस्तुत है ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो सके। तो प्रथम इकाई के अंतर्गत, इकाई अ के अंतर्गत 10 प्रश्न आते हैं और उन 10 प्रश्नों के उत्तर सहित ये आपको वीडियो प्रस्तुत है। पहला प्रश्न, जैसे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बताइए। 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, ये 2 दृष्टिकोण हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य सरकार राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित थी, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक क्रियाकलापों का भी अध्ययन क्षेत्र माना जा सकता है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक संस्थाएं, कानून, संप्रभुता, अधिकार, न्याय आदि अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। सरकार के कार्यों का अध्ययन होता है, शक्ति का अध्ययन होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। तो ये सभी क्षेत्र के अंतर्गत आप लिखोगे। प्रश्न 2, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है? दोनों ही अलग अलग पक्षों का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र आर्थिक पक्ष का। लेकिन मानव जीवन के आर्थिक और राजनीतिक पक्ष को अलग नहीं कर सकते, दोनों में संबंध है। आर्थिक जीवन का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक जीवन पर प्रभाव आर्थिक पक्ष का पड़ता है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर 2 नंबर का है, इसलिए शॉर्ट में उत्तर लिखोगे। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है? तो दैवीय सिद्धांत ये मानता है कि राज्य को ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और प्रजा का कर्तव्य है कि वो राजा का विरोध न करे, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। राज्य का सावयव सिद्धांत क्या है? गार्डनर के शब्दों में हम कह सकते हैं, सावयव सिद्धांत एक वैज्ञानिक अवधारणा है जो राज्य को जीवधारी प्राणी मानता है और उसकी रचना करने वाले व्यक्तियों को जीवधारी शरीर के कोष्ठों के समान समझता है और राज्य और शरीर में ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। तो ये सावयव सिद्धांत है, यानी कि राज्य को शरीर मानकर अध्ययन करना सावयव सिद्धांत कहलाता है। शक्ति क्या है? उत्तर है, शक्ति वह योग्यता, सामर्थ्य है जिसके द्वारा व्यक्ति या संस्था के कार्यों का, नीतियों को इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है कि वे अपने इच्छा अनुसार कार्य न करें तो अवज्ञा करने वालों को हानि उठानी पड़ सकती है। ये गार्डनर की कोटेशन थी। वैधता से आप क्या समझते हैं? वैधता यानी कि औचित्यपूर्णता, यानी आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना जाता है। वास्तव में वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों से हम किसी राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं, तो ये वैधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन के लक्षण। संघात्मक शासन के ये लक्षण हैं, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र और उच्चतम न्यायालय। ये संघात्मक शासन के लक्षण। चारों लक्षण आप लिखते हैं 2 में से 2 नंबर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है।
इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक दलों के हितों को ध्यान में रखना और उन्हें न्याय प्रदान करना है, यानी कि अनुपातिक दृष्टि से जिनको जितना प्रतिनिधित्व मिलता है उतना उन्हें अवश्य स्थान प्राप्त हो, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व। सुशासन क्या है? गुड गवर्नेंस। सुशासन से तात्पर्य है कि सामाजिक और राजनीतिक इकाई को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे सके। सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती है, जिसमें अच्छा बजट, अच्छा प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार इत्यादि शामिल होता है। व्यवस्थापिका का क्या अर्थ है? साधारण शब्दों में व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून निर्माण का कार्य करता है। इसे आमतौर पर हम संसद के नाम से जानते हैं। संसद की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द पार्लर, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना या बोलना, लैटिन भाषा के पार्लियामेंटियम से हुई है। तो ये व्यवस्थापिका का अर्थ है। तो 50 शब्दों में आप अपने उत्तर कैसे लिखते हैं ये बताया गया है। जो इकाई ब है इसके अंतर्गत आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 200 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। तो ये जो पेपर है इसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे प्रश्न 2 है, उसके अंतर्गत व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है? तो व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था, लेकिन यह तथ्यों पर, वैज्ञानिकता पर इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो उसमें सुधार के लिए उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। तो हालांकि व्यवहारवाद का सुधार ही उत्तर व्यवहारवाद है, लेकिन इनके बीच जो अंतर है, जैसे व्यवहारवाद तथ्यों पर जोर देता है, उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों पर जोर देता है। व्यवहारवाद समस्याओं के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं के निराकरण में भी अपना ध्यान देता है। व्यवहारवाद प्रासंगिकता पर जोर नहीं देता, उत्तर व्यवहारवाद का नारा ही कर्म और प्रासंगिकता है। व्यवहारवाद ये कहता है कि अस्पष्ट होना ज़्यादा बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि स्पष्टता जिसका कोई मूल्य नहीं हो, कोई प्रासंगिकता नहीं हो, बिना प्रासंगिकता के स्पष्ट होना ज़्यादा बुरा है। यानी कि वो ये कहते हैं कि अपना कोई भी शोध हो तो वो कोई ना कोई उसका उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। तो यही सब अंतर है। इनसे संबंधित विस्तृत अध्ययन आपको करना है तो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगी। डॉक्टर सुनीता गोयल के नाम से सर्च कीजिए, उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में अंतर। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपको डिटेल में, जो शॉर्ट में है वो तो अपन इस वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन अगर डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो उससे संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित यदि आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको इसका डिटेल में भी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 के अंतर्गत अथवा है, यानी कि दोनों में से एक क्वेश्चन को हल करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है? तो राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है? इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान तथा इतिहास का गहरा संबंध है। राजनीति विज्ञान में हम ऐसे विषयों का अध्ययन करते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे राज्य की उत्पत्ति, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि को समझने के लिए और राष्ट्र संघ की असफलता को समझने के लिए हमें इतिहास को देखना ही पड़ेगा। तो राजनीति विज्ञान इतिहास राजनीति विज्ञान को सामग्री प्रदान करता है और राजनीति विज्ञान के भावी आदर्शों के सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इसीलिए एक विद्वान है सीले, जो ये कहते हैं राजनीति विज्ञान पर दिया जाने वाला भाषण वस्तुतः इतिहास पर एक भाषण होता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण संबंध है और इसीलिए एक विद्वान है फ्रीमैन, जिन्होंने कहा था कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है।
यानी कि दोनों में गहरा संबंध है। इसका डिटेल में अध्ययन भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, यूट्यूब पर आप सर्च करें। क्वेश्चन 3 है, राज्य की उत्पत्ति का समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है? तो इसके अंतर्गत सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को समझौते पर आधारित उत्पत्ति मानता है कि समझौते के आधार पर राज्य उत्पन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत हॉब्स, लॉक और रूसो की थ्योरी है, जो ये मानते हैं कि राज्य से पहले की जो अवस्था थी वो ऐतिहासिक अवस्था, उसके बाद किस प्रकार की अवस्था रही राज्य की उत्पत्ति से पहले, और उसके अंतर्गत मानव स्वभाव क्या रहा और राज्य की उत्पत्ति के कारण क्या रहे, हॉब्स ने भी बताए हैं, लॉक ने भी बताए हैं और रूसो ने भी बताए हैं। जैसे हॉब्स ये कहता है कि राज्य से पहले की जो ऐतिहासिक अवस्था थी वो बड़ी एकाकी, तुच्छ, स्वार्थी अवस्था थी। मानव स्वभाव भी झगड़ालू, स्वार्थी था और इन्हीं परेशानियों से परेशान होकर व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया और किसी एक व्यक्ति को शासक अपना बनाया और उस समझौते के अंतर्गत अपने सारे जो अधिकार थे वो प्राकृतिक अवस्था के जो अधिकार थे, राज्य की उत्पत्ति के पहले की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा है, तो जो प्राकृतिक अधिकार थे वो सारे उन्होंने त्याग दिए और इस प्रकार से राज्य अस्तित्व में आया, जिसे उसने लेवियाथन, हॉब्स ने कहा है, लॉक ने भी कहा है और रूसो ने भी कहा है। तो राज्य की उत्पत्ति आपस में व्यक्तियों ने समझौता करके की है, तो इसी सिद्धांत को सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा जाता है। अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं, उसमें आप अध्ययन कर सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है और उसके लक्षण क्या है, इसके बारे में हम जो अध्ययन करेंगे उसमें ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसका यदि हम अर्थ देखें लोक कल्याणकारी राज्य का, तो डॉक्टर अब्राहम के शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। क्वेश्चन समझ के उसका उत्तर लिखिए। जैसे इसमें अर्थ बताया गया है, पूछा गया है अर्थ, तो आपको अर्थ लिखना है, तो अर्थ लिखते हुए आपको किसी एक विद्वान की परिभाषा भी आप दे सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कैंट की हम एक और कोटेशन लिख सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। इसके जो लक्षण हैं लोक कल्याणकारी राज्य के, तो लोकतंत्रीय शासन होता है, यह सामाजिक न्याय की भावना है, सामाजिक सुरक्षा पर आधारित होता है, लोक कल्याण, जनता का कल्याण करने से संबंधित जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। न्यूनतम इसमें जीवन स्तर की गारंटी है, समाज सेवी राज्य होता है, आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था होती है, व्यक्तिवाद नहीं होता, न समाजवादी होता है, बल्कि इसके मध्य का मार्ग होता है। जैसे हॉब्समैन ने ये कहा है कि यह दो अतियों में एक समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का यह विरोधी होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि अधिकारों का अर्थ क्या है और अधिकारों के लक्षण क्या है, तो उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अधिकारों का अर्थ और उसके प्रकार क्या हैं। तो अधिकारों का अर्थ में हम कह सकते हैं कि अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां तथा अवसर है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक है। यह अर्थ में हम लिखेंगे, अधिकार उन सुविधाओं को कहते हैं जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी एवं सार्थक बना सकते हैं। किसी समाज की उन्नति का मापदंड उस समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों से समझा जाता है। जिस समाज में नागरिकों को जितने अधिक अधिकार स्वीकार किए जाते हैं, वह समाज, वह राज्य उतना ही अधिक प्रगतिशील, उन्नतिशील माना जाता है। यह अधिकार का अर्थ, इसके प्रकार, जैसे विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये विभिन्न प्रकार के अधिकारों का वर्णन आप लिखेंगे। इससे संबंधित वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं इसी चैनल पे। न्याय का अर्थ क्या है और न्याय के विभिन्न पहलू क्या हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि न्याय का अर्थ और उसके विभिन्न पहलू
क्या कह सकते हैं। तो न्याय का यदि हम व्यापक अर्थ देखें कि न्याय का अर्थ क्या है, तो मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, व्यापक अर्थ में न्याय और संकीर्ण अर्थ में। व्यापक अर्थ में न्याय को मानव तथा समाज के समस्त आचरणों के संबंध में देखा जा सकता है। इस रूप में यह सदाचार, अच्छाई के रूप में जाना जाता है। इसको नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि अनेक दृष्टिकोणों से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार न्याय के संकीर्ण अर्थ में सिर्फ कानून के साथ इसको जोड़कर देखा जा सकता है और ये एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है। न्याय व्यक्ति के रूप में देखता है, जहाँ विस्तृत अर्थ में इसके अंतर्गत सभी आ जाता है और संकीर्ण अर्थ में ये सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही हम इसे देख सकते हैं। न्याय के विभिन्न प्रकार के पहलू हैं। कानूनी न्याय है, इसी प्रकार राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है। ये न्याय के विभिन्न प्रकार के पहलू हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में क्या अंतर कह सकते हैं। शासन प्रणालियों के दो रूप हम कह सकते हैं, संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन। इनमें अंतर है, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो भाग हैं, नाममात्र की और वास्तविक। अध्यक्षात्मक में एक ही कार्यपालिका है। संसदात्मक में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अध्यक्षात्मक में निश्चित होता है। संसदात्मक में कार्यपालिका अस्थिर है, अध्यक्षात्मक में स्थिर है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध है, अध्यक्षात्मक में घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। संसदात्मक में मंत्रियों की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अध्यक्षात्मक में मंत्रियों की स्थिति दुर्बल है क्योंकि राष्ट्रपति ही अपना मंत्रिमंडल बनाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन को भंग कर सकती है, अध्यक्षात्मक में नहीं कर सकती है। संसदात्मक में उत्तरदायित्व की भावना रहती है, अध्यक्षात्मक में अपेक्षाकृत उत्तरदायित्व की भावना कम। शासन प्रणाली में जो मंत्रीगण हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था शांति काल के लिए उपयुक्त है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था संकट काल के लिए उपयुक्त है। संसदीय प्रणाली में शक्तियों का संयोग होता है और अध्यक्षात्मक में शक्तियों का पृथक्करण होता है। तो इस प्रकार से ये अंतर है। इन अंतर का यदि और ज़्यादा डिटेल में यदि आप अध्ययन करना चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का अर्थ एवं इसके कार्य बताएं। तो राजनीतिक दलों के अर्थ के अंतर्गत हम गिलक्राइस्ट की कोटेशन लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा रखते हैं। इनके जो कार्य हैं, राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं वो हम सभी जानते हैं, जैसे राजनीतिक नीतियों का निर्धारण करना, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करना, शासन का संचालन करना, शासन की आलोचना करना, चुनावों का संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना, शासन और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही अपने दल से संबंधित कार्य जैसे मतदाताओं को दल का सदस्य बनाना, सभाओं का आयोजन करना, चंदा इकट्ठा करना, ये कार्य भी किए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन वीडियो के अंतर्गत कर सकते हैं। तो राजनीतिक दलों का अर्थ और उसके कार्य, इससे संबंधित हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण क्या है। शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? तो शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंग अपना अपना कार्य करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, इसे शक्ति पृथक्करण कहा जा सकता है। जैसे गेटल ने ये कहा है कि इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि सरकार के तीनों प्रमुख कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा संपादित होने चाहिए और तीनों विभागों के कार्य क्षेत्र इस प्रकार सीमित होने चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च बने रहें। इसके अंतर्गत जैसे कार्यपालिका का कार्य
कानूनों को क्रियान्वित करना है, विधायिका का कार्य कानून बनाना है, न्यायपालिका का कार्य न्याय करना होता है और कानूनों की व्याख्या करना होता है। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया, प्रमुख विचारक माने जा सकते हैं। फाइनर के शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत एक बार और पूर्ण रूप से केवल मॉन्टेस्क्यू द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था और इसके अंतर्गत शासन की तीनों शक्तियां पृथक पृथक है, इसका केंद्रीकरण नहीं होता। तीनों संस्थाओं के कार्मिक जो है वो भी अलग अलग होने चाहिए और हर संस्था के कार्मिक केवल अपने अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, सर्वोच्च रहते हैं। तो ये शक्ति पृथक्करण है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का अर्थ क्या है और उसके कार्य क्या हैं। तो न्यायपालिका का अर्थ और उसके कार्य, शासन के 3 अंग हैं। तीनों अंगों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका शासन का वह अंग होती है जो विधियों की व्याख्या करती है तथा उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देती है। साधारण अर्थ में विधियों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने वाली जो संस्थागत व्यवस्था है उसे ही हम न्यायपालिका कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत न्यायपालिका के जो कार्य हैं वो कार्य हैं न्याय का प्रशासन करना, कानूनों की व्याख्या करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, अभियोगों का निर्णय करना, संविधान की रक्षा करना, संघात्मक शासन व्यवस्था की रक्षा करना, मंत्रणा करना, परामर्श देना, विधायी संबंधी कार्य, कानून संबंधी कार्य, सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना, प्रशासनिक कार्य और विभिन्न प्रकार के कार्य, ये न्यायपालिका के कार्य हैं। इस रूप में आप लिखेंगे और अपने पेपर को हल करेंगे। इकाई स में ये 5 प्रकार के जैसे क्वेश्चन हैं। परंपरागत दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक परंपरागत में अंतर, संप्रभुता पर लेख। संप्रभुता क्या है, इसके 2 प्रकार है, एकत्ववादी और बहुलवादी। एकत्ववादी जहाँ एक ही जगह केंद्रित हो, बहुलवादी जहाँ अलग अलग जगह उसका क्षेत्र हो। तो ये संप्रभुता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इससे संबंधित वीडियो भी है। लोकतंत्र का अर्थ और उसके गुण दोष, इससे संबंधित वीडियो है। इन 5 में से एक क्वेश्चन आपको हल करना है। कोई भी एक क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो इस अनुसार आप अपना पेपर हल कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। धन्यवाद।